नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। पांच का पंच में आपका बहुत स्वागत है। आज पांच के पंच में हम बात करेंगे आज की पांच बड़ी खबरों की। पहली खबर मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी है। जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सुर लगातार बदल रहे हैं। ट्रंप ने पहले 2-3 सप्ताह में सेना वापस बुलाने वाला बयान दिया था। अब उन्होंने 2-3 हफ्तों में हमले तेज करने की धमकी दी है। आखिर ट्रंप के बयानों की क्या है मायने, इसी पर बात करेंगे। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल में बवाल को लेकर है। न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में सीजेआई ने संज्ञान लिया है। साथ ही राज्य की स्थिति को लेकर जमकर फटकार लगाई है। इसके अलावा पांच के पंच में तीसरी खबर दतिया से है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को लेकर है। राजेंद्र भारती को दिल्ली के एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ अब भारती की विधायकी खत्म हो सकती है। वहीं इसके अलावा पांच के पंच की चौथी खबर जग्गी हत्याकांड केस को लेकर है। पूरे मामले में पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने अमित जोगी को 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने को कहा है। और पांचवी खबर बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले को लेकर है, जहां ईडी के स्पेशल कोर्ट ने 59 आरोपियों की पेशी की है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और पांच के पंच की पहली खबर आप तक पहुंचाते हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा के कालियाचक में बवाल हो गया। यहां 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया। अब इस मामले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने जहां इस मामले में संज्ञान लिया है, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भंडारी ने कहा कि सत्ता की जगह डर का राज छा गया है। बताया जा रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया। वहीं चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि राज्य में हर कोई राजनीतिक भाषा बोल रहा है। अधिकारियों को डराने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग सभी अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। अधिकारियों को सुरक्षित जगह दी जाए। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने डीजीपी से भी रिपोर्ट तलब की है। पश्चिम बंगाल के मालदा में बवाल का मामला सामने आया, जहां पर न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया। 7 न्यायिक अधिकारियों को यहां पर बंधक बनाया गया। अब इस पूरे मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाराज हैं। इलेक्शन कमीशन सभी अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, ये टिप्पणी की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। उन्होंने कहा कि ये गलत तरीका है। पश्चिम बंगाल के मालदा में जो बवाल हुआ, इसके बाद से 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया और अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और दिशा निर्देश जारी किया है। इलेक्शन कमीशन सभी अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। अधिकारियों को सुरक्षित जगह दी जाए ताकि वो अपना काम कर सके। इसके अलावा बीजेपी ने भी आरोप लगाए हैं, सत्ता की जगह डर का राज छाया है पश्चिम बंगाल में। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ममता सरकार पर हमला बोला। पश्चिम बंगाल के मालदा में बवाल का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया। अब नाराज सीजेआई ने इस पूरे मामले में निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग से सभी अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सुरक्षित जगह दी जाए। वहीं इस पूरे घटना से अब बीजेपी भी ममता सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में डर का राज छाया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और पांच के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दतिया से खबर है। दतिया से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारती को दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें तत्काल जमानत भी मिल गई। दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट ने भारती को भ्रष्टाचार के केस में दोषी पाया था। उन पर दतिया भूमि विकास सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहते वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था। बता दें कि बुधवार को कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दोषी माना था, जिसके बाद अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया था। कोर्ट ने कहा कि राजेंद्र भारती ने साजिश रचकर बैंक से जुड़े काम में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इसी वजह से कोर्ट ने उन्हें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में दोषी माना।
आपको ये भी बता दें कि सह आरोपी बैंक लिपिक रघुवीर प्रजापति भी दोषी ठहराए गए हैं, लेकिन अब सजा के बाद विधायक पद पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि कानूनी राहत के लिए 60 दिन में अपील का विकल्प मौजूद रहता है। राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को पिछले चुनाव में हराया था और उनको हराने के बाद से राजेंद्र भारती चर्चा में हैं। दतिया से कांग्रेस के विधायक हैं। दतिया सीट से 3 बार विधायक चुने गए हैं राजेंद्र भारती। बीजेपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 2023 के चुनाव में हराया था। नरोत्तम मिश्रा को हराने के बाद से ये चर्चा में आए, लेकिन एक पुराना मामला जिसमें अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं राजेंद्र भारती। सजा के बाद अब विधायक पद पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन उनके पास 60 दिन में विकल्प मौजूद है, जहां वो उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं, जहां से उन्हें राहत मिल सकती है। राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा है। वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था। बैंक में धोखाधड़ी का आरोप है। भूमि विकास सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहते अनियमितता करने का आरोप है। साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में दोषी पाए गए। उन्हें तत्काल जमानत मिल गई है, लेकिन 3 साल सजा होने की वजह से उनकी विधायकी पर संकट है। दरअसल 2 साल से ज्यादा सजा होने पर विधायकी निरस्त हो जाती है, रद्द कर दी जाती है, लेकिन उच्च न्यायालय से अगर इस सजा पर रोक लग जाती है तो उस परिस्थिति में उनकी विधायकी बच सकती है। लेकिन अब 60 दिनों का एक विकल्प मौजूद है, जिसमें वो उच्च न्यायालय में इस पूरे मामले में याचिका दायर कर सुनवाई की मांग कर सकते हैं। दतिया से कांग्रेस के विधायक है राजेंद्र भारती। पिछली बार उन्होंने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को विधानसभा चुनाव में हराया था, जिसके बाद से वो चर्चा में आए थे और अब वो एक नई मुसीबत में घिर गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाया, जिसके बाद से उनकी विधायकी पर संकट मंडरा रहा है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ दतिया से हमारे सहयोगी राजीव मिश्रा जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, एक तो एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति पूर्व गृह मंत्री को हराकर चर्चा में आए, लेकिन अचानक से 2 साल के आते आते ही अब एक नई मुसीबत में घिर गए हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेता क्या कह रहे हैं और कौन कौन से विकल्प हैं जिससे राजेंद्र भारती को राहत मिलेगी? देखिए, हम आपको बताएं, ये पूरा जो मामला है वो 1998 का है। उस समय राजेंद्र भारती भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष हुआ करते थे और इन्होंने एक एफडीआर कराई थी अपने मां के नाम, और वो एफडीआर जो थी वो 3 वर्ष के लिए ही थी, जिसकी ब्याज दर 13.5% थी। लेकिन उन्होंने दस्तावेजों में हेरा फेरी कर पहले उसे 10 साल कराया और 10 साल कराने के बाद 5 साल और बढ़ाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए, ऐसा उन पर आरोप था। वो आरोप वो सिद्ध हुआ एमएलए कोर्ट में, उससे उन्हें सजा भी सुनाई गई। इसमें 2 धाराएं थी, जिसमें 3-3 साल की सजा सुनाई गई। एक धारा में इनको 2 साल की सजा सुनाई गई। इस पूरे मामले को हम देखें तो लगातार इसकी सुनवाई चल रही थी और जब से एमएलए बने हुए थे तब से यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल, जब सुनवाई होती थी तब यही कयास लगाते थे कि अगर इनको सजा मिलती है तो कहीं ना कहीं इनकी सदस्यता जाएगी और उपचुनाव दतिया में होने की संभावना बनी हुई थी। कल लेकिन इसका फैसला हुआ जी। लेकिन राजीव मिश्रा, उनके पास तो एक विकल्प है कि वो 60 दिन में उच्च न्यायालय में जाते हैं, वहां से उन्हें राहत मिलेगी। तो क्या इनकी टीम, राजेंद्र भारती की टीम, अपील करने पर विचार कर रही है? क्या कुछ अपडेट है उनके आसपास के करीबी लोगों से, या उनसे बात हुई राजेंद्र भारती से? जी बिल्कुल, उनके सहयोगियों से हमारी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि परसों इस पूरे मामले को लेकर वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे और अगर ये अपील स्वीकृत होती है तो कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता बच सकती है। अगर हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर सजा बिल्कुल यथास्थिति रखता है तो उनकी सदस्यता बिल्कुल जाने के पूरे चांस है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। राजीव मिश्रा, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कानूनी राहत के लिए अब 60 दिन का वक्त है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली से एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसके बाद से उनकी विधायकी पर संकट मंडरा रही है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली 5 के पंच की खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को दोषी करार दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने उन्हें 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने को आदेश दिया है। वहीं फैसले पर अमित जोगी ने कहा कि हाईकोर्ट ने बिना पूरा सुनवाई का मौका दिए उन्हें दोषी ठहरा दिया, जो उनके लिए अप्रत्याशित है। उन्होंने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। सुनवाई के दौरान सतीश जग्गी ने कोर्ट को बताया कि उनके पिता की हत्या एक राजनीतिक साजिश के तहत कराई गई थी। सीबीआई ने 11,000 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी, जिसमें हत्या से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य शामिल हैं। इन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने सीबीआई की अपील स्वीकार करते हुए अमित जोगी को सरेंडर करने का आदेश दिया। बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने पहले उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन बाद में मामला दोबारा खोला गया है। मेरे परिवार की 20 साल की तपस्या आज सफल हुई। जो मेरा विश्वास था न्यायालय के ऊपर, जो मेरे यकीन था कि आज सत्य की जीत हुई है, आज मेरे पापा को न्याय मिला है, जिसके लिए मैं अनेकों और लाखों लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जिस पूरी जर्नी में जिन्होंने मेरा साथ दिया, न्याय का साथ दिया, सत्य का साथ दिया, और आखिरकार मुख्य आरोपी अमित जोगी जेल में जाएंगे, जिसको लेके जग्गी परिवार खुश तो नहीं हो सकता क्योंकि पिता खोया है मैंने, पर एक न्याय की जीत हुई है, जिसके लिए मैं माननीय न्यायालय का, सीबीआई का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ बिलासपुर से हमारे सहयोगी पंकज गुप्ते जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, ये बड़ी और अहम खबर है छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए, और अमित जोगी जो है अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से उन्हें 3 सप्ताह का समय दिया है, अब अमित जोगी की टीम किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि अमित जोगी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है। जिस प्रकार से 2003 में जग्गी हत्याकांड हुआ था, उसको लेकर 2007 में करीबन 29 लोगों, अमित जोगी समेत 29 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन सबूतों के अभाव में जो निचली अदालत है, वहां से अमित जोगी को बरी कर दिया गया था। फिर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पिछले बुधवार को सुनवाई की और उसमें सभी पक्षों को, सतीश जग्गी, सीबीआई और अमित जोगी, सभी को अपने पक्ष रखने के लिए 1 तारीख तक समय दिया था। उसमें कहा गया था कि 1 तारीख को हम फाइनल हियरिंग करेंगे, लेकिन 1 तारीख को अमित जोगी के द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत न करके बल्कि एक मांग का समय मांग लिया गया, जिससे हाईकोर्ट काफी ज्यादा नाराज हुए और साफ उन्होंने कहा कि इससे 24 घंटा दिया जाता है आपको। 2 तारीख यानी 24 घंटे के बाद 2 तारीख यानी आज फाइनल हियरिंग होंगी। इसकी आज करीबन 10:30 बजे से सुनवाई शुरू हुई, जो करीबन 2.25 घंटा चला। 12:15 बजे हाई कोर्ट ने जो सीबीआई है उसकी अपील को स्वीकार कर लिया और अमित जोगी को साफ निर्देशित किया है कि वो 3 सप्ताह के भीतर में वो सरेंडर करे। तो ये माना जा सकता है कि जग्गी परिवार को 20 साल के बाद एक बड़ा न्याय मिला है और अमित जोगी पूरी तरीके से फंस चुके हैं। जी, अमित जोगी तो फंस चुके हैं, अब उन्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब वो कोई और विकल्प अपना सकते हैं? वकील जो है उनके जो है, क्या कोई रास्ता है कि वो कोर्ट के और दरवाजा खटखटा सके कि हमारे जो है अमित जोगी जो है वो बेगुनाह है? क्या ऐसा कोई रास्ता है क्या उनके पास, या बिल्कुल सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं? जी देखिए, पूरे दरवाजे तो फिलहाल बंद नहीं हुए हैं। उनके पास एक सुप्रीम कोर्ट का फिर से एक रास्ता खुला हुआ है। वो निश्चित तौर पर अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच भी गए होंगे, ये अपनी एप्लीकेशन भी लगा चुके होंगे, ऐसा हमको सूत्रों से जानकारी मिली है। लेकिन अब पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाया। लेकिन उनके पास एक सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। जहां हमारी कुछ पंकज, ये भी कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में ही है अमित जोगी, ताकि वो कुछ रास्तों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अभी। जी, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, अमित जोगी कल से ही दिल्ली में बताए जा रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, आईएनएक्स न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है, अमित जोगी कल से लगे हुए हैं दिल्ली में अपने बड़े से बड़े वकीलों को हायर करने पे, और जो अपना एप्लीकेशन है, जो स्टे मांग कर रहे हैं कि जो अभी उनको सरेंडर करने के लिए जो आदेशित किया गया है, उस पर स्टे मिल जाए। फिलहाल अभी इसकी जानकारी पुख्ता नहीं है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि वो दिल्ली पे ही है। जी बिल्कुल, तो देखना होगा कि आगे किस तरीके से अमित जोगी इस पूरे मामले में विकल्प ढूंढते हैं। बहुत शुक्रिया पंकज गुप्ते तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल जग्गी हत्याकांड में मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं अमित जोगी की।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की पांचवी और अंतिम खबर आप तक पहुंचाते हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में आज ईडी के स्पेशल कोर्ट में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल समेत 59 आरोपी पेश हुए। इसमें 28 आबकारी अधिकारी भी शामिल हैं। सभी का धारा 88 के तहत बयान दर्ज किया गया। इस मामले में अब तक कुल 82 आरोपी बनाए गए हैं। मामले को लेकर वकील फैजल रिजवी ने बताया कि कोर्ट के सामने पहले से ही चार्जशीट पेश है। ईडी ने फाइनल रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें पहले 23 आरोपी थे, लेकिन अब बढ़ाकर 59 कर दिए गए। जांच के दौरान इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था और बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट पेश की गई है। अधिकतर आरोपियों ने सीआरपीसी के तहत जमानत के लिए आवेदन भी लगाया है। तो रायपुर कोर्ट में जमावड़ा लगा कारोबारी अनवर ढेबर। इसके अलावा शराब घोटाले मामले में ईडी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 59 आरोपी हैं। ईडी ने एसीबी में दर्ज कराई है एफआईआर। जमानत के लिए धारा 88 सीआरपीसी का लगाया है आवेदन। घोटाले में राजनेता, आबकारी विभाग के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज है। कारोबारी समेत कई लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर है। जो करीब 23 लोग ऑलरेडी अरेस्ट हैं इसमें, और जो फाइनल चार्जशीट पेश की गई थी उसमें 59 लोगों को और इसमें एक्यूज बनाया गया है। और क्योंकि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, उन सभी की ओर से आज 88 जो धारा 88 का एप्लीकेशन लगा है और उनको फिर अब आदेश होना बाकी है। शराब घोटाले पर आज बड़ा एक्शन डे और कोर्ट में मेला लगा हुआ है। किन लोगों का शराब घोटाले से जुड़े हुए उन तमाम लोगों का, जो आबकारी अधिकारी है, जो पॉलिटिशियंस हैं, या बात कर लिए जाए उन एजेंटों का जिसका सीधा संबंध शराब घोटाले से है। कई लोगों की सांसें अभी भी अटकी हुई है, क्योंकि इन लोगों से पूछताछ के बाद कई बड़े नामों के खुलासे भी हो सकते हैं। ईडी से लेकर कानूनी तौर पर यानी कि कोर्ट से कुछ आदेश भी ले सकती है। हमारे साथ भगवानू नायक जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। लगभग 59 लोगों को आज कोर्ट में तलब किया गया। कई लोगों के नाम सामने आए, किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, इस पूरे प्रकरण में लगभग 20 से भी ज्यादा लोगों की अरेस्टिंग हुई थी। ईडी ने लगभग 59 लोगों को उनके नाम से परिवाद दायर किया, जिसके अधिपर माननीय विशेष न्यायालय ईडी के द्वारा लगभग 59 लोगों को नोटिस सम्मन शामिल किया गया था। वो सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। धारा 88 सीआरपीसी के तहत उन्होंने आवेदन लगाया है। माननीय न्यायालय आवेदन पर आज ही उसमें डिसाइड करेगी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, तो इनको मुचलका पर आज यहाँ पर रिहा किया जाएगा। तो देखिए, पर्दे के पीछे की पूरी चैन खुलनी बाकी है। वो इसलिए क्योंकि 55 से 60 लोगों को कोर्ट ने बुलाया है। इसके बाद अगर बात की जाए तो प्रशासनिक और सियासी घमासान भी और हलचल भी तेज है कि आखिरकार किन लोगों के नाम सामने आएंगे। सांसें अटकी हुई है, लोगों की पेशियां हो रही है, और इसी बीच में एक बड़ी संख्या लोगों की यहां पहुंची है पेशी के लिए। शराब घोटाला मामला, हाई प्रोफाइल मामला, राजधानी रायपुर के कोर्ट परिसर में आज जो जमावड़ा है वो देखा गया। तो देखने वाला विषय होगा कि आने वाले समय में और कौन कौन से नाम खुलने बाकी हैं। कैमरामैन इकराम के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए आज बड़ी अहम दिन रही छत्तीसगढ़ के लिए। तमाम जो है शराब घोटाले के आरोपी जो है वो पहुंचे थे कोर्ट। क्या कुछ जानकारी रही, क्या राहत मिली है, और भविष्य कैसा रहने वाला है इन राजनेताओं का, उन अधिकारियों का जिनका नाम शराब घोटाले में है? देखिए, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले का खुलासा जो है ईडी ने किया था, और ईडी ने इस मामले में परिवाद पेश कर करीब 23 लोगों की गिरफ्तारी की थी, जिसमें काफी बहुचर्चित नाम रहे हैं। कवासी लखमा से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, अनिल भूटीजा। इसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं, चाहे उसमें सौम्य चौरसिया भी है, और इन सभी की गिरफ्तारी हुई थी। और इस पूरे मामले को ट्रेक करने में, इस पूरे मामले को समझने के लिए ईडी ने कुछ लोगों को राहत दी थी। हालांकि वे भी घोटालेबाज थे, जिसमें कि आबकारी अधिकारी शामिल है और कुछ अन्य लोग शामिल थे। लगभग 59 लोग ऐसे थे जिनकी ईडी ने गिरफ्तारी नहीं की थी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं शराब घोटाले में संलिप्त थे। और इनसे ही ईडी ने पूरे घोटाले को समझा कि एक एक तार कैसे जुड़े, इन सारी चीजों को समझने में कहीं ना कहीं ईडी को सहायता मिली थी। इसलिए ईडी ने भी उन्हें रिलैक्सेशन दिया था। लेकिन ये तमाम लोग भी आरोपी रहे हैं ईडी के परिवार पर। इसी तारतम्य में ईडी की विशेष कोर्ट ने 59 लोगों को
समन्स जारी कर 2 अप्रैल यानी आज बुलाया था। और इसके बाद सभी 59 लोग आज अपने अपने अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट में हाजिर हुए और सीआरपीसी की धारा 88 के तहत उन्होंने अपना जमानत आवेदन पेश किया। और इसके बाद उस जमानत आवेदन को ईडी की विशेष कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और सभी को यह आदेश दिया कि 50-50 हजार रुपए के सेल्फ बॉन्ड वे जमा करें। साथ ही साथ जो भी पेशी की तारीख मिलेगी उस पेशी में अनिवार्य रूप से वे तमाम जो 59 लोग हैं वे भी जरूर हाजिर होगा। और आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि आज जब पेशी पर इन सभी को बुलाया गया था तो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे भी कोर्ट पहुंचे हुए थे। बिल्कुल, तो तमाम लोग कोर्ट पहुंचे हुए थे, जमानत मिल गई है, लेकिन आगे सहयोग करते रहना होगा जांच में। बहुत शुक्रिया मनोज नायक तमाम जानकारी के लिए। तो शराब घोटाला का मामला और तमाम जो है आरोपी वो कोर्ट पहुंचे थे, जमानत मिल गई है। फिलहाल 5 के पंच में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए IANS 24/7। धन्यवाद।